हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्मार्ट जीके ट्रिक्स। फ्रेंड्स, मैं दीपक शर्मा। तो दोस्तों, जैसा कि ये क्लास मेरी लेक्चर नंबर 3 दोस्तों है और बेसिक इलेक्ट्रिकल की। दोस्तों, ये इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का ही सिलेबस चल रहा है, लेकिन ये जो क्लास है दोस्तों वो बेसिक इलेक्ट्रिकल की है। जो बेसिक इलेक्ट्रिकल के सबसे पहले हमने कुछ देखे हैं, जो बेसिक टर्म्स हैं, जैसे कि करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है और रेजिस्टेंस के नियम क्या होते हैं और रेजिस्टेंस का मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो इन चीज़ों को दोस्तों हमने स्टडी किया है। और दोस्तों बात करते हैं कि जो ये क्लास चलाई जा रही है, स्पेशली चलाई जा रही है जो आपकी यूपीपीसीएल TG2 यानी टेक्नीशियन ग्रेड 2 की वैकेंसी है उसके लिए। दोस्तों आपको पता है कि जो नोटिफिकेशन में जो आपको दोस्तों आपको पता होगा, उसमें एक बात लिखी है कि जो पेपर आपका है दोस्तों वो जल्दी होने वाला है, यानी अगस्त में। तो आपके पास दोस्तों टाइम जो है बहुत कम है। तो इसके अनुसार दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि आपको कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट दिया जाए, जिससे कोई भी सिलेबस ना छूटे। और आप लोगों के लिए एक और चीज़ें हैं जो दोस्तों जल्द ही हम आपके लिए लाइव जो MCQ हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, चाहे वो यूथ कंपटीशन से हो चाहे वो प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर हैं दोस्तों, वो भी हम आप लोग के सामने लाइव आएंगे इवनिंग में। तो दोस्तों उसके लिए हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके लिए सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं और हम हो सकता है आज या कल से आपके लिए स्टार्ट कर देंगे। तो उसके लिए नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी कि कब से लाइव क्लास चलाया जाएगा। और दोस्तों उससे पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके नीचे जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों आइए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं उससे पहले ये जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा क्या था। दोस्तों लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ाया था कि रेजिस्टेंस लॉ क्या होता है, रेजिस्टेंस के नियम क्या होते हैं। उसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा था ओम्स लॉ, जो ओम का नियम क्या होता है। और दोस्तों हमने पढ़ा था कुछ और टर्म्स, जैसे हम बात करें दोस्तों ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ हमने आपको एक बात पढ़ाई थी कि जब कोई भी जैसे कंडक्टर है उसका एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर की बात करें, यानी ताप और दाब कांस्टेंट रखते हैं, एक नियत रखते हैं, तो दोस्तों उसके जो कंडक्टर के सिरों पर लगा पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज तथा उसमें बहने वाली धारा का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है दोस्तों, ये कांस्टेंट होता है, जिसे हम ओम का नियम कहते हैं। तो ये दोस्तों आपको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई है। ये V समानुपाते I भी होता है, I समानुपाते V भी होता है। दोनों दोस्तों V होता है, I समानुपाते V कहिए चाहे V समानुपाते I करिए, दोस्तों दोनों राइट हैं। तो उससे पहले दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे प्रीवियस के जो लेक्चर हैं उनको देखिए और मतलब सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो आइए आज का लेक्चर में दोस्तों देखते हैं। जैसा कि लास्ट टॉपिक जो था मेरा AC और DC में अंतर बताया था। तो दोस्तों AC और DC में अंतर अगर आपसे पूछे क्या होता है, तो मैंने बोला था कि AC जो होती है उसकी फ्रिक्वेंसी इनफाइनाइट तक हो सकती है, DC की जो फ्रिक्वेंसी होती है जीरो होती है। दोस्तों AC को दूर तक भेज सकते हैं, DC को दूर तक नहीं भेज सकते। AC ज़्यादा मात्रा में दोस्तों पैदा की जा सकती है, जनरेट की जा सकती है। दोस्तों अगर बात करें कि DC ज़्यादा मात्रा में दोस्तों यानी ज़्यादा वोल्टेज में नहीं जनरेट कर सकते। अगर बात करते हैं दोस्तों AC की, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है समय के साथ बदलता रहता है, लेकिन DC का मैग्नीट्यूड नहीं बदलता। AC धारा का जो अपोज करता है उसे इम्पीडेंस कहते हैं, जबकि DC धारा का जो अपोज करता है उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। दोस्तों ये बातें तो हुई थी और इसके बारे में हमने आपको बताया था। और एक चीज़ दोस्तों आपको समझने वाली बात है, जैसे मैंने बोला फ्रिक्वेंसी क्या होती है, जैसे 50 हर्ट्ज इंडिया की जो दोस्तों बात करते हैं, भारत की स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी सही दोस्तों, यानी भारत की स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है, मतलब कितने हर्ट्ज है। दोस्तों हम लिखते हैं 50 हर्ट्ज, या दोस्तों इसको लिख सकते हैं 50 साइकिल पर सेकेंड। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है 50 साइकिल पर सेकेंड, या हिंदी में बोले तो 50 चक्र प्रति सेकेंड। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि एक सेकेंड में 50 चक्कर लगाती है। क्या करेगी, एक सेकेंड में 50 चक्कर। अब ये कहोगे सर ये चक्र का साइकिल का मतलब क्या है, तो देखिए आपको पता है जो AC होती है ऐसे साइनसोइडल, तो दोस्तों ये पूरा एक बार प्लस और माइनस पूरा कंप्लीट करती है। तो दोस्तों ये क्या होता है कि एक 180 डिग्री का दोस्तों 360 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है। देखिए 180 डिग्री 360 डिग्री अंश बन जाता है। तो दोस्तों ये पूरा एक चक्कर होता है। तो ऐसे ही कितना, एक सेकंड में 50 टाइम ऐसे, यानी दोस्तों ऐसे से हम कर सकते हैं 50 टाइम प्लस और 50 टाइम माइनस, 50 टाइम प्लस और 50 टाइम माइनस, यानी प्लस माइनस, यानी सोच लीजिए 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है। इसका मतलब है कि एक सेकंड में 50 बार पॉजिटिव और 50 बार नेगेटिव। इसका मतलब जो AC के बल्ब होते हैं
वो दोस्तों 1 सेकंड में 50 बार ऑन होते हैं, 50 बार ऑफ होते हैं। सोचिए एक्चुअली बात क्या है कि ये क्रिया इतनी फास्ट होती है कि हमें समझ में नहीं आता कि बल्ब ऑन ऑफ होता है। लेकिन आपने कभी देखा होगा जो जनरेटर चलती है तो उससे जो बल्ब होता है, जब जनरेटर दोस्तों बंद करते हैं तो जो उसकी रोटर घूमना कम हो जाता है, मतलब स्पीड कम होती है दोस्तों। स्पीड कम होने से उसकी फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज होने लगती है, स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो जैसे स्पीड कम होगी मोटर की, मशीन की, जो जनरेटर है उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम होती है। और जब फ्रीक्वेंसी कम होती है, अब मान लीजिए अगर मैं कहूँ कि 1 सेकंड में जो दोस्तों 10 साइकिल पर सेकेंड हो, साइकिल पर सेकेंड, अगर 50 हर्ट्ज न हो के 10 साइकिल पर सेकेंड अगर फ्रीक्वेंसी कर दी जाए तो क्या होगा। तो दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि ब्लिंक कर रहा है बल्ब जो होगा ब्लिंक करता हुआ आपको समझ में आएगा। तो ये समझ लीजिए कि 50 हर्ट्ज होती है। जैसे और कंट्रीज हैं वहाँ पे 60 हर्ट्ज रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं कि वहाँ के जो फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज रखते हैं इंडिया की। कुछ समय पहले दोस्तों इंडिया की जो फ्रीक्वेंसी थी वो भी 60 हर्ट्ज थी, लेकिन दोस्तों बात क्या है अब 50 हर्ट्ज इसलिए कर दिया गया क्योंकि आपको पता है ज़्यादा अगर फ्रीक्वेंसी रखेंगे तो लॉसेस भी बढ़ जाता है। जैसे कि आपने पढ़ा है हिस्टेरेसिस लॉस है, चाहे आपकी एडी करंट लॉस है दोस्तों, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं फ्रीक्वेंसी के। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है दोस्तों उतनी ज़्यादा लॉसेस होने लगते हैं। इसीलिए इंडिया की जो फ्रीक्वेंसी है 60 न करके 50 की गई है। इस पे हमें डिस्कस से कोई मतलब नहीं है। आपको इतना ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत की स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, तो दोस्तों वो होती है 50 हर्ट्ज या साइकिल पर सेकेंड, 50 चक्र प्रति मिनट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फ्रीक्वेंसी की डिफिनेशन, तो 1 सेकेंड में कंप्लीट की गई चक्रों की संख्या या कितनी साइकिल बनाई वही दोस्तों आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। सही दोस्तों, तो आई होप आपको एसी और डीसी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको दोस्तों प्योर डीसी चाहिए तो बैटरी द्वारा या सेल द्वारा मिलेगी। रेक्टिफायर द्वारा जो डीसी प्राप्त होती है दोस्तों, देखिए जरूरी नहीं कि डीसी जनरेट ही बैटरी द्वारा ही मिले, डीसी हमें आफ्टर रेक्टिफिकेशन भी मिलता है। जब हम एसी को डीसी में बदलते हैं रेक्टिफायर द्वारा तो भी वहाँ पे हमको डीसी मिलती है। लेकिन दोस्तों वो प्योर डीसी नहीं होती, वो पल्सेटिंग डीसी होती है। कैसी होती है? पल्सेटिंग, यानी उसमें कुछ एसी के कंपोनेंट रहते हैं जिसको हम फिल्टर लगा के दूर करते हैं। सही दोस्तों, तो ये बातें हम देखेंगे। और आज दोस्तों जैसे कि रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट देख रहे थे, तो अभी देखते हैं हम रेजिस्टेंस, कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। जैसा कि हमने पढ़ा था दोस्तों कि रेजिस्टेंस ला क्या होता है, रेजिस्टेंस विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, और दोस्तों ओम्स का नियम जो रेजिस्टेंस के लिए ही दिया था उन्होंने। तो दोस्तों अब बात करते हैं कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का या प्रतिरोधों का संयोजन। आइए देखिए दोस्तों टॉपिक देखते हैं कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टेंस का संयोजन। आप हिंदी में इसको लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस का संयोजन। तो दोस्तों प्रतिरोध का जो संयोजन होता है 2 तरीके से होता है। आप हिंदी में लिख लीजिए प्रतिरोधों का संयोजन। सही है, प्रतिरोधों का संयोजन या प्रतिरोध का संयोजन, सही है, रेजिस्टेंस का संयोजन। तो दोस्तों 2 तरीके से होता है। एक को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोलेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। और सेकंड है दोस्तों पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए फ्रेंड्स, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो दोस्तों दोनों को हम एक साथ ही डिस्कस करेंगे क्योंकि आपको दोनों चीजें एक जगह समझ में आ जाए। सही दोस्तों, देखिए अब इधर साइड हम बात करने वाले हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की। सीरीज कॉम्बिनेशन, और यहां बात करेंगे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब बोलते हैं हम श्रेणी क्रम। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? श्रेणी क्रम। और यहां बोलेंगे हम समांतर क्रम। समांतर क्रम। सही दोस्तों, तो अभी देखने वाले हैं सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। देखिए उससे पहले दोस्तों हम सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको पढ़ाएं। एक बात आप ध्यान रखिए कि सीरीज और पैरेलल क्या होता है। और दोस्तों यहाँ पे आपको समझने की बात यह है, आपने जैसे देखा होगा स्टेशन और जंक्शन में अंतर क्या होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि स्टेशन और जंक्शन क्या होगा अंतर, तो आप ये कहोगे सर जी ये तो इलेक्ट्रिकल क्लास है, आपको स्टेशन और जंक्शन से क्या मतलब है। दोस्तों आपको समझ में आएगा, ये जो बातें बताऊंगा ना वो बड़ी समझ में आएगी।
और फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप स्किप ना किया करिए वीडियो को, आप पूरा देखा करिए तभी मजा आएगा। सही दोस्तों, तो देखिए स्टेशन और जंक्शन में समझने की कोशिश करते हैं। स्टेशन में क्या अंतर होता है कि जो स्टेशन होती है वहाँ पे दूसरा ट्रैक नहीं होता। जैसे सपोज कर लो जंक्शन पे आपने देखा होगा कि जब ये जंक्शन के पास जाते हैं आप, जंक्शन देखिए जब आप जंक्शन पहुँचने वाले होते हैं तो वहाँ पे आपकी जो ट्रेन ऐसी आती है, इस पटरी से आती है, तो यहाँ से आपको ऐसे मिल जाते हैं, यानी वो किसी पर भी जा सकती है। वो ट्रेन अगर 5 प्लेटफॉर्म है तो 5 प्लेटफॉर्म पर किसी पे जा सकती है, 1 पे 2 पे, तो वो पहले डिसाइड होता है। और ये ट्रेन इस ट्रैक से आके 1 पे भी जा सकती है, 2 पे भी जा सकती है, 3 पे भी जा सकती है, 4 पे और 5 पे। 5 ट्रैक है, 5 पे जा सकती है। लेकिन स्टेशन में ऐसा होता है कि ऐसा व्यवस्था नहीं होता, वहाँ पे एक आई तो चली गई। अगर यहाँ पे दूसरी ट्रेन को ले जाना है या दूसरे कट कराना है तो वहाँ पे चेंज करना पड़ता है, वहाँ पे व्यवस्था नहीं होती है, वो डायरेक्टली होती है दोस्तों। तो एक चीज़ समझ में आया कि जंक्शन, इसे जंक्शन क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ से ट्रेनों का बंटवारा हो रहा है, अलग अलग जा रहे हैं। तो जहाँ से आपको लगे कि करंट बट रही है, अलग अलग सर्किट में जा रही है, वहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जहाँ पे आपको लगे कि करंट बट रही है, डिवाइड हो रही है, वहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन। और जहाँ लगे कि करंट बट नहीं रही है, सीधे जा रही है, कहीं वायर में फ्लो हो रही है, सीरीज कॉम्बिनेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों एग्जांपल देखते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। आपके घरों की वायरिंग की बात कर लें। आपके घरों में जो ये डीबी होता है, डीबी का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, सही दोस्तों, या बोर्ड मान लीजिए आपके घर में जो बोर्ड होता है, आप देखते होंगे कि यहाँ से कई सारे स्विचें लगी होती हैं, तो कई सारे पॉइंट्स होते हैं। एक पॉइंट से आप फैन चलाते हैं, एक पॉइंट से आप टीवी चलाते हैं, एक पॉइंट से आप कुछ भी मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आप क्या करते हैं, डीबी जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है वहाँ से वायर ले जाते हैं, एक छोटे छोटे, फिर और छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के अकॉर्डिंग उसको बोर्ड लगाते हैं और वहाँ से अलग अलग चीज़ें हम चलाते हैं। तो बात यहाँ पे आती है कि जैसे आप अलग अलग चीज़ चला रहे हो, क्या अगर फैन खराब हो गया तो क्या टीवी और मोबाइल नहीं चलेंगे? चलेंगे, क्योंकि ये अलग अलग सर्किट में है। जैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन, और एक एडवांटेज है पैरेलल कॉम्बिनेशन में घर की वायरिंग करने का कि दोस्तों जो वोल्टेज होता है वो सभी घरों में समान मिलेगा। क्या मिलेगा? वोल्टेज समान रहता है दोस्तों। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने क्या किया, सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ने का मतलब है यहाँ पे आपने क्या करना पड़ेगा, एक लोड आपको बल्ब लगाना है तो यहाँ बल्ब रहेगा, फैन लगाना है तो यहाँ दोस्तों फैन रहेगा, अगर दोस्तों टीवी लगाना है तो आपके पास ये टीवी ऐसे रहेगा। तो यहाँ का कुछ कंडीशन ऐसा है, देखिए कि अब यहाँ से लूप कंप्लीट इसका होता है सीरीज कॉम्बिनेशन वाला। आप देखिए कि अगर टीवी भी खराब हुई, जैसे टीवी खराब हुई तो ये सर्किट ओपन हो जाएगा। ओपन का मतलब है करंट पूरा क्लोज लूप बना नहीं पाएगी। क्लोज लूप नहीं बना पाएगी तो देखिए दोस्तों, न ये तो बल्ब जल पाएगा, न ये पंखा चलेगा, न ये टीवी चलेगी, क्योंकि ये क्लोज लूप नहीं बना रहा है। जब तक कोई क्लोज लूप नहीं बनता है, शॉर्ट सर्किट नहीं होता है, तब तक कोई भी लोड ऑपरेट नहीं होता है। इसको ईजी वेब में ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि एक बैटरी हमने लगाया है, ये बैटरी जी हैं, और यहाँ से हमने एक लोड बल्ब लगा दिया है। दोस्तों एक बात समझिए, अगर जब तक करंट जो होती है पॉजिटिव हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल नहीं आती, मतलब उच्च विभव से निम्न विभव तक नहीं आती, तब तक कोई करंट, जैसे करंट यहाँ से चलेगी, राजधानी एक्सप्रेस चली, देखो देखो ऐसे 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 जाएगी, इससे लोड से होते हुए, ऐसा नहीं कि करंट यहाँ लोड के पास पहुंची तो ऑपरेट नहीं। जब तक करंट इस लूप को कंप्लीट नहीं करेगी, पूरा शॉर्ट सर्किट यानी क्लोज लूप नहीं पूरा करेगी, तब तक कि दोस्तों कोई भी यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगी। आई होप आपको समझ में आएगा बातें। तो दोस्तों बात करते हैं कि जैसे यहाँ पे देखिए ये सर्किट अगर ओपन कर दिया, न्यूट्रल को ओपन कर दिया, तो क्या होगा, करंट यहीं रुक जाएगी, यानी करंट यहाँ पे जीरो हो गई। दोस्तों ओपन सर्किट में करंट जीरो होती है, तो इस कंडीशन में दोस्तों कोई भी लोड ऑपरेट नहीं होगा। तो ये होता है सीरीज कॉम्बिनेशन का। अगर बात करें सीरीज कॉम्बिनेशन है तो किसकी, जो आपने देखा होगा दिवाली के दिनों में या शादियों में, तो दोस्तों वहाँ पे झालर लगता है। तो झालर जो होता है दोस्तों वो सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा होता है। उसमें एक अगर बल्ब खराब होता है तो बाकी सभी ग्लो करना बंद कर देते हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो आगे हम देखते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन कैसे आएंगे और इनका हम डेरिवेशन देखने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब है पहली ट्रेन है, दूसरी ट्रेन है, और तीनों एक एक ट्रैक पे देखो चल रही हैं। इसका नाम रख दो R1, इसका नाम रख दो R2 और इसका नाम दो R3। इन तीनों को खाने पीने के लिए एक वोल्टेज की सप्लाई दे दो, V वोल्ट की सप्लाई। इनके पप्पा जी हैं। ये है प्रेशर, वोल्टेज इज द इलेक्ट्रिकल प्रेशर। अभी वोल्टेज की डिफिनेशन नहीं लिखवाया हूँ, वो भी बता दूंगा आपको जस्ट इसके बाद कि वोल्टेज और EMF क्या होता है। दोस्तों ये वोल्टेज है, हमने वोल्टेज V वोल्ट की सप्लाई दिया, तो दोस्तों पक्का आपको पता है कि सीरीज में है तो करंट जो होगी, करंट समान होगी। सबसे पहली बात, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट होती है समान होती है। पहला पॉइंट लिख सकते हो
श्रेणी क्रम में धारा समान होती है तथा दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं वोल्टेज डिफरेंट होता है। वोल्टेज डिफरेंट होता है, डिफरेंट मतलब अलग अलग होता है, यानी प्रत्येक रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज अलग अलग होगा। वोल्टेज ड्राफ्ट अगर बात करें वोल्टेज ड्राफ्ट इसके अकॉर्डिंग दोस्तों IR1 होगा, IR1 इसके क्रॉस देखा जाए तो IR2 होगा, IR2 और इसके क्रॉस देखा जाए तो IR3। अच्छा I1 I2 I3 क्यों नहीं कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ करंट सेम होती है। क्या होती है दोस्तों? करंट धारा समान होती है श्रेणी क्रम में। तो देखिए दोस्तों अगर बात करें कि ये V1 है, हमने क्या दिया, देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में एक बात देखिए, हमने V वोल्ट की सप्लाई दिया, इसको बोल सकते हैं V1, इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ इसे बोल सकते हैं V1, इसे बोल सकते हैं V2, इसे बोलते हैं V3। देखिए तो हमने क्या किया, V वोल्ट की सप्लाई दिया, ये बटा V1 प्लस V2 प्लस V3, सही है, V1 प्लस V2 प्लस V3। एक बात ध्यान देना, अभी कुछ पहले हमने ओम साहब का नियम पढ़ा था, ओम्स लॉ। दोस्तों ओम साहब क्या कह रहे थे? ओम साहब ये कह रहे थे कि V समानुपाते I कर लीजिए या V बराबर IR, ये फार्मूला होता है वेयर R इज कांस्टेंट, जिसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। R क्या है? एक कांस्टेंट है जिसे हम क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस बोलेंगे। सिंपल सी बात है। चलिए हम इस V की वैल्यू यहाँ पे रख दें तो देखिए IR इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अच्छा I क्यों लग, क्योंकि श्रेणी में देखिए I सब सेम है, R1 R2 R3 की है। अगर यहाँ से I कॉमन ले लेते हो आप तो दोस्तों डायरेक्टली आपको फार्मूला मिल जाता है। I देखिए सब में कॉमन लेके कट कर देंगे, यानी हो जाएगा आपके पास R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश 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 RN। जितने भी रेजिस्टेंस दोस्तों डायरेक्टली इसको हम ऐड कर देंगे। दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन। ये जो फार्मूला होता है दोस्तों, जब रेजिस्टेंस से आपके पास श्रेणी क्रम में जुड़े रहेंगे तो आपको इस फार्मूले का यूज करना है। बहुत कई बार तो आपको छोटे एग्जाम जैसे कि दोस्तों आपको डायरेक्टली इसका फार्मूला ही पूछ सकता है कि सीरीज में दो रेजिस्टेंस जुड़े हैं तो तुल्य रेजिस्टेंस कितना होगा, तो R1 प्लस R2। सही दोस्तों, अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? पैरेलल कॉम्बिनेशन की। देखिए अब हम बात कर रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो दोस्तों पैरेलल कॉम्बिनेशन देखना है तो कैसे देखेंगे? समांतर क्रम। हमने क्या किया, ये हमारे पास कोई वायर है, इससे मैंने क्या किया, तीन अलग अलग रेजिस्टेंस ऐड कर दिया। और इस बात क्या किया कि इनको जंक्शन की तरह, जैसे ट्रेन यहाँ से करंट आएगी, ट्रेन आएगी तो इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, तीनों पे जा सकती है ट्रेन। यहाँ इस ट्रैक से है ना, कुछ ऐसा देखो, ऐसे बन गया या, ठीक है। इसको बोलते हैं R1, इसको बोलते हैं R2 और इसको बोलते हैं R3। सही फ्रेंड्स। और इसको V वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया, प्रेशर दे दिया, प्रेशर कि तू करंट चलेगी। देखो कैसे चलेगी, देखो। अब बात करते हैं कि ये जो करंट है ना वो बट जाएंगी। क्यों बट जाएंगी? क्योंकि यहाँ पे बन गया जंक्शन। क्या बन गया? जंक्शन। अभी आपको मैंने समझाया था, जब जंक्शन बन गया तो ट्रैक अलग अलग करंट बटेगी। तो इस सर्किट में जो जाएगी उसको बोलेंगे I1, इसमें जो जाएगी इसको बोलेंगे I2 और R3 में जो करंट जाएगी इसको बोलेंगे I3। समझ में आ गया? अच्छा, यहाँ पे दो पॉइंट इंपॉर्टेंट नोट करने वाली आपके लिए है। पहली बात कि समांतर क्रम में वोल्टेज समान होता है, वोल्टेज समान होता है तथा करंट अलग अलग होती है। अच्छा, अलग अलग होती है मतलब प्रत्येक सर्किट के लिए, अलग अलग सर्किट के लिए अलग अलग करंट होती है। आप इसको नोट कर सकते हैं दोस्तों। अगर दूसरी बात की जाए, घरों की वायरिंग पैरेलल में करेंगे। किस में करेंगे? पैरेलल क्रम में करते हैं। सही दोस्तों, यानी घरों की वायरिंग पैरेलल में करते हैं बिकॉज ऑफ वोल्टेज समान होता है, बिकॉज ऑफ एक लोड खराब होने से बाकी दो लोड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। सही दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो चीज़ डिफरेंट होती है उसी को हम लेके चलते हैं।
जो चीज़ डिफरेंट होती है उसी को तो लेके चलते हैं। डिफरेंट क्या है? डिफरेंट है आई है। हमने टोटल करंट आई दिया, तो आई जब दिया इसको तो ये हुआ I1 प्लस I2 प्लस I3, इन 3 भागों में बट गई। ये करंट 3 भागों में बट गई। वोल्टेज तो समान थे, छोड़ दीजिए, वोल्टेज जब सेम है तो सबके लिए, इसके लिए भी वोल्टेज, इसके लिए भी, सबके लिए वोल्टेज सेम है। अब देखिए, अब दोस्तों बात करते हैं कि ओम साहब जो कहे थे, ओम्स लॉ, ओम साहब क्या कहे थे? वो ये कहे थे कि V बराबर जो है ना कि आई आर होता है, तो I बराबर V अपन आर हो जाएगा कि नहीं? ये वाला हम कहते हैं, हम नहीं, वो भी बताए थे। सही है। देखिए V बराबर आई आर, तो I बराबर V अपन आर होगा ना, तो कुछ नहीं है, इसको यहाँ पर रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। I बराबर हो जाएगा V अपन आर इक्वल टू V अपन R1 प्लस V अपन R2 प्लस V अपन R3। आप कहोगे सर जी ये बताइए, इसको R1 R2 R3 करें, V के साथ क्यों ना इंसाफी कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये समान है ना, तो समान रखते हैं, क्यों अलग करते हैं? देखिए सेम बिरादरी का है। देखो अब V सब में कॉमन ले लोगे तो बचेगा 1 अपन R इक्वल टू 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2 प्लस 1 अपन R3 डैश 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 1 अपन R। जितने भी रहेंगे दोस्तों इसी फार्मूले से पैरेलल में हम ऐड कर देंगे। दोस्तों आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। देखिए अगर कोई श्रेणी क्रम में लगा हुआ रेजिस्टेंस है तो उसको इस फार्मूले, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है इसको दोस्तों, ये फार्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 100% दोस्तों आपसे एक आध दो क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं इस फार्मूले से आपके इस यूपीपीसीएल TG2 में जो एग्जाम होने वाला था। इसीलिए इन दोनों को समझिए। और दोस्तों एक तो डायरेक्टली दे सकता है या तो कोई क्वेश्चन देके दे सकता है कि कह देगा 4-4 ओम के 4 रजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हों, या कह देगा 4-4 ओम के 4 रजिस्टेंस श्रेणी में जोड़े गए हैं। तो तुल्य रजिस्टेंस अभी दोस्तों हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, तो आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए ये जो प्रोसेस है ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। आई होप आपको दोनों मैटर समझ में आया होगा। और दोस्तों यहाँ पे लिख लीजिए एप्लीकेशन क्या है, श्रेणी क्रम का जो यूज कहाँ करते हैं दोस्तों, तो जो कि झालर होती है, झालर अगर इसकी बात करते हैं कहाँ यूज करते हैं, प्रयोग, एप्लीकेशन लिख देते हैं, एप्लीकेशन। दोस्तों इसका एप्लीकेशन कहाँ है, झालर में। सही है। आपने जो झालर देखा है, झालर शादियों में आती है, जो छोटी छोटी लाइटें होती हैं वो दोस्तों झालर उसे बोलते हैं, तो उसमें लगाया जाता है। और यहाँ पे जो मैंने बताया ना कि जो पैरेलल है वो घरों की वायरिंग में किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि घरों की वायरिंग में कौन सा मतलब यूज करते हैं, कौन सा क्रम यूज करेंगे, श्रेणी या पैरेलल, समांतर। तो आपको बताना है पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ वोल्टेज सेम होता है। सही दोस्तों, तो ये चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। अगला टॉपिक हम इससे रिलेटेड देखने वाले हैं दोस्तों, कुछ 1-2 क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद दोस्तों देखेंगे हम कि जो करंट डिवाइडर रूल और वोल्टेज डिवाइडर रूल कैसे होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो है करंट बट रही है और यहाँ पे वोल्टेज बट रहा है, तो कैसे, हाउ इज पॉसिबल, करंट डिवाइडर रूल लगाएंगे कहाँ पे, वोल्टेज डिवाइडर रूल कहाँ पे लगाएंगे, और इसको आगे जाके हमें एग्जाम के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट रूल है तो इसको हम पढ़ाएंगे। इसको आप नोट कर लीजिए, आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो सीरीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन से आपसे पूछेगा। देखिए पहला देखते हैं क्वेश्चन, इसमें क्या कर रहा है उसने, सबसे स्मॉल क्वेश्चन, ये आपका 4 ओम का रेजिस्टेंस है और आपका 8 ओम का रेजिस्टेंस है। ए पॉइंट है बी, बोलेगा फाइंड रेजिस्टेंस आर ए बी, मतलब रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस को फाइंड करना है। तो दोस्तों ये सिंपल है, आपको मैंने बताया कि जो श्रेणी क्रम में फार्मूला कौन सा यूज करना है, मैंने फार्मूला फाइंड कराया था, आर बराबर 2 है तो R1 प्लस R2। आप इस फार्मूले को लगाओगे और आप चुटकियों में आंसर पा जाओगे। कैसे, R इक्वल टू 4 + 8 इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 12 ओम। सही है, ये ओम ध्यान दीजिएगा बिकॉज ऑफ जो ओम होता है वो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, थोड़ा इससे पैरेलल में देखते हैं। आपके पास पैरेलल में 3 रेजिस्टेंस इसने लगा दिया है। देखिए ये बोला 2 ओम का है, ये 2 ओम का है, ये भी आपका मान लीजिए 4 ओम का है। ये फ्रेंड्स ये आपके पास पैरेलल में रेजिस्टेंस दिए गए हैं। सही दोस्तों, आपके पास पैरेलल में ए और फाइंड करना है, ए और बी, यानी ए और बी के बीच का जो रेजिस्टेंस होगा फाइंड करना है। यहाँ भी फाइंड करना है आपको आर ए बी, यानी क्या फाइंड करना है यहाँ भी आर ए बी।
तो देखिए यहाँ पे दोस्तों कंडीशन ये है कि पैरेलल में है। किस में है? पैरेलल में है। अच्छा देखिए पैरेलल में है तो फार्मूला आपको पता है पैरेलल के लिए 1/r इक्वल टू होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। जैसे दोस्तों 3 है, 4 होता तो 1/4 करते, 5 होता तो 1/5 करते। तो 3 है तो 3 ही फार्मूला लगाएंगे 1/r इक्वल टू 1/2 प्लस 2 प्लस 1/4। अच्छा ये चीज़ है 2 2 4। देखिए अब आपको पता है कि 1/r इक्वल टू, यहाँ पे आप एलसीएम ले लो, एलसीएम 4 आएगा, 2 2 या 4 और 2 प्लस 1। देखिए ये आपके पास आ जाएगा कितना 5/4। सही दोस्तों, कैसे आया? 2 दूना का 4, 2 का ऊपर गुणा कराओ फिर 2 दूना का 4, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास दोस्तों। तो आर आपको अगर फाइंड करना है तो 4/5। देखिए यही गलती बहुत ज़्यादा लड़के करते हैं कि जब उनको ऐसा क्वेश्चन मिलता है, ये इस बात को बहुत ध्यान देना, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये गलतियाँ सबके साथ हो जाती हैं दोस्तों। बात करते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए आप क्या करते हैं, जब आपके पास एग्जाम में आप बैठते हैं इस टाइप के क्वेश्चन करने, तो आपको बहुत ईजी क्वेश्चन लगता है, आप इस फार्मूले को लिखेंगे तो है नहीं, आप डायरेक्ट क्या करेंगे कि इससे सॉल्व करना चाहेंगे और 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा। आप क्या करते हैं, इसको अपोजिट करना भूल जाते हैं, बिकॉज आप 1/r आपने तो लिखा नहीं है, खटाखट पैरेलल लगाया और ये आ दिया। आप आंसर जब ऑप्शन देखेंगे तो आपके पास ये तो दिया ही रहेगा, अब खटाखट लगा के चले आएंगे और गलती हो जाएगा, बोलेंगे हमने तो सही करके आया था। ये चीज़ें बहुत ध्यान देनी है। क्वेश्चन जितना ईजी हो उस पर उतना ही टाइम दो, मतलब उसको अच्छे से पढ़ो, गलती करने के चांसेस ना हो दोस्तों। ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों बात कर रहे हैं कि r बराबर 4/5, तो ये आपका आंसर हो गया ओम, ये आपका क्या हो गया आंसर। तो इस बात को ध्यान रखना है कि इसको अपोजिट किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगर सपोज के लिए 2 रेजिस्टेंस हैं, ये 12 ओम का है और ये आपका दे दिया है 6 ओम का, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 2 जब रेजिस्टेंस दिए हों और डिफरेंट टाइप हो से सेम हो, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ भी कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन भी कह रहा है फाइंड RAB, दिस इज A, दिस इज B, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं, देखिए अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। अगर बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए फाइंड करना है RAB, तो आपके पास 2 रेजिस्टेंस हैं। देखिए तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि एक तो फार्मूला ये है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, 2 रेजिस्टेंस तो ये लगाओ, या तो दोस्तों इसके लिए आपको 1/LCM करना पड़ेगा, लंबा करना पड़ेगा। आपको क्या करना है, अगर 2 रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट किया है तो आपको एकदम सिंपल तरीका है, दोनों डायरेक्ट R निकालिए, यहाँ पे कंती नहीं होती, डायरेक्ट R निकालिए, दोनों को गुणा कराइए फिर दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कराना है, यानी R1 × R2 बटे R1 प्लस R2, बस ये 2 रेजिस्टेंस के लिए है दोस्तों। तो आप कर सकते हैं, इन 2 को पहले सॉल्व करेंगे फिर इन दोनों 2 को सॉल्व करेंगे, इस बात को ध्यान रखना है दोस्तों। तो आपको क्या करना है कि R बराबर क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे तो 12 और 6 दोस्तों, इनका मल्टीप्लाई कराओगे प्लस इनको जोड़ दोगे, दोनों को रेजिस्टेंस का गुणा कराना है प्लस दोनों को जोड़ देना है। तो देखिए अब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसको ऐसे रहने दीजिए और ये हो जाएगा 12 6 18। देखिए 36 के 18 और 12/3 करेंगे, 3 चौका 12, 4 ओम। देखिए ये आ गया। अब इस फार्मूले से भी अगर फाइंड करेंगे तो आपको आंसर आएगा। सही दोस्तों, तो दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आपके लिए इजी प्रोसेस था। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ और क्वेश्चन की। देखिए जैसे ज़्यादातर क्वेश्चन आपको मिलता कैसे, देखिए ऐसे मिलेगा, क्वेश्चन कहेगा कि 8 ओम के 4 रेजिस्टेंस समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। देखिए 8 ओम के 4 रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हैं, तो टोटल फाइंड द तुल्य रेजिस्टेंस ज्ञात करो, कहेगा तुल्य रेजिस्टेंस। सही फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिए, आपको जब इसके क्रॉस ज्ञात करना पड़ेगा तो यानी 4 ऐसे आप डायग्राम बनाओगे ना, 8 ओम, उसके बाद दोस्तों ये भी 8 ओम है, अगली बात करें तो ये भी आपका 8 ओम हुआ और एक और रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा आपको 8 ओम। ये 8 ओम के 4 रेजिस्टेंस दोस्तों आपके पैरेलल में लगे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो दोस्तों एक तो प्रोसेस ये है, देखिए एक तो प्रोसेस ये है कि RAB आपको फाइंड करना है, B A और B के बीच में तुल्य रेजिस्टेंस ज्ञात करना है। जैसे RAB AB के तुल्य रेजिस्टेंस ज्ञात करिए, तो RAB फाइंड करना है आपको, RAB
तो एक प्रोसेस ये है कि 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1 यानी 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8। तो दोस्तों 1/r इक्वल टू आप एलसीएम 8 लोगे, ऊपर हो जाएगा 4, यानी दोस्तों अगर r बराबर निकालना चाहेंगे तो 8/4 यानी r इक्वल टू आ जाएगा 2 ओम। देखिए फ्रेंड्स, ये जो प्रोसेस है ये इसमें गलती होने के चांसेस इसलिए है ना कि यहाँ पे आप अपोजिट करना भूल जाते हैं। लेकिन दोस्तों जब सेम रजिस्टेंस हो तो आपको इतना नहीं लगाना, आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि इस क्वेश्चन पे इतना टाइम दो। आपको चुटकियों में करना है, कैसे करना है वो चीज़ें सिर्फ स्मार्ट जी के ट्रिक पे मिलती हैं फ्रेंड्स, इसीलिए आप देखिए। और दोस्तों एक बात, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता हो, हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ यार आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। सही दोस्तों, क्योंकि आपका एक कमेंट और एक आपका लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि और आपके लिए मेहनत करूं और अच्छा आपके लिए कंटेंट लाऊं। सही दोस्तों, व्यूवर्स बढ़ जाते हैं लेकिन दोस्तों उसमें लाइक्स कम रहते हैं, कमेंट्स बहुत कम आते हैं। दोस्तों आपको हमें कैसे पता चलेगा कि आप हमसे जुड़े हैं? दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है आप कमेंट जरूर करा करें। अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं, आपको अच्छा हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ दोस्तों आप कमेंट किया करिए, फीडबैक जरूर दिया करिए, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। सही दोस्तों, तो आइए देखते हैं आपको क्या करना है कि जब इस टाइप के क्वेश्चन जब दे के सेम 4 ओम के दोस्तों 8 ओम के 4 रजिस्टेंस हो, 8 ओम हो, 10 रजिस्टेंस हो, उससे मतलब नहीं है। आपको क्या करना है, आर निकालने के लिए तो कितने ओम का रजिस्टेंस है, कितने ओम का रजिस्टेंस है बटे कितना है। दोस्तों करना है कितने ओम का रजिस्टेंस है, ध्यान दीजिए कितने ओम का रजिस्टेंस है बटे टोटल रजिस्टेंस, नंबर ऑफ रजिस्टेंस, ऐसे लिख दीजिएगा आप, नंबर ऑफ रजिस्टेंस। तो देखिए आर बराबर कितने ओम का रजिस्टेंस है दोस्तों, 8 ओम का, और कितने हैं, 4 हैं, तो 4 दूना के 8, 2 ओम। देखिए दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन चुटकियों में लग जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। ये छोटा सा फार्मूला टाइप का आप लिख लीजिए, इससे आप लगा के आंसर बता सकते हैं। दोस्तों अगर बात कर दे कि 4 ओम के 12 रजिस्टेंस, 4 ओम के 12 रजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हैं, क्या बोला उसने, 4 ओम के 12 रजिस्टेंस ना पैरेलल में जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं, पैरेलल में। देखिए 4 ओम के 12 रजिस्टेंस जो है पैरेलल में जुड़े हैं, तो टोटल रजिस्टेंस बताइए कितना होगा। तो देखिए दोस्तों हमने बताया कितने ओम का है, तो दोस्तों 4 ओम का बटे कितने हैं, 12 है, तो सिंपल 4 का 4, 4 3 12, 1/3 ओम, यानी टोटल जो दोस्तों टोटल आरटी आ जाएगा, टोटल रजिस्टेंस यानी तुल्य रजिस्टेंस आएगा 1/3 आएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हैं। सही दोस्तों, आइए 1-2 क्वेश्चन देखते हैं जो इससे डिफरेंट रहते हैं, जहां पे आपको कंफ्यूजन होती है। उसके बाद दोस्तों हम ये देखने वाले हैं करंट डिवाइडर रूल और वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, यहां बात करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे सपोज के लिए आपके पास एक क्वेश्चन है, ये 4 ओम का रजिस्टेंस है, और दोस्तों इससे हमने लिखा है 2 ओम, और ये भी हमारा है 2 ओम। सही है, दिस इज ए, दिस इज बी। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन इस बार ऐसा है कि इसको यहां से यहां तक एक वायर दोनों कनेक्ट कर दिया गया है। तो फाइंड यहां करना है, फाइंड आर ए बी के बीच रेजिस्टेंस। तो दोस्तों आप इसको सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। देखिए पहले आप खुद से सॉल्व करिए, फिर सोल्यूशन देखिए। इस वीडियो को अभी पॉज करिए और इस क्वेश्चन को खुद से करिए, उसके बाद देखिए जब मैं क्वेश्चन को करता हूं तो आपका आंसर मिलता है कि नहीं। सही दोस्तों, आइए देखते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, ये शॉर्ट कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर अगर रजिस्टेंस की बात करें तो 2 और 2 पैरेलल में हैं तो कितना हो जाएगा, 1 ओम। कितना होगा, 1 ओम। देखिए हमेशा 2 पैरेलल में है तो 1 हो जाएगा, 4 पैरेलल में तो 2 हो जाएगा, उसका आधा हो जाता है। 2 रजिस्टेंस अगर सेम रजिस्टेंस पैरेलल में है तो उसका आधा कर दो बिना सॉल्व किए। तो 2 पैरेलल में है तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, 1 ओम। सही है, यानी 1 ओम है, और यहाँ पे देखिए शॉर्ट सर्किट है, यहाँ पे रजिस्टेंस लगभग 0 है। अब बताइए करंट किस पाथ को, अगर यहाँ से कोई करंट फ्लो हुई होगी तो यहाँ से तक करंट गई होगी। अब बात करते हैं यहाँ पे डिसाइड करेंगे किस पाथ को पकड़ेगी, इस पाथ में जाना चाहेगी करंट जहाँ पे 1 ओम का रजिस्टेंस, या इस पथ को पकड़ के जाएगी जहाँ पे 0 रजिस्टेंस है। दोस्तों करंट हमेशा लो
रजिस्टेंस वाला पाथ खोजती है, यानी लो इम्पीडेंस वाले पाथ से ही जाने की कोशिश करती है। यानी करंट दोस्तों आपकी यहाँ से फ्लो के चली जाएगी, यानी इसके मार्ग में, करंट के मार्ग में सिर्फ आया रजिस्टेंस 4 ओम का, इसलिए दोस्तों जो RAB होगा 4 ओम हो जाएगा आंसर। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आपको साल दिमाग में बस ध्यान देना है, बस दोस्तों आपको सॉल्व हो जाएगा, आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। यहाँ पे आपको सॉल्व नहीं करना है कि एक्स्ट्रा दिमाग लगा के आप गलती करें। तो इस टाइप की दोस्तों शॉर्टिंग हो तो इस बात का ध्यान रखना है आपको कि जब शॉर्टिंग कर रहा है तो जितना सर्किट शॉर्ट है तो करंट वहाँ से बाईपास हो जाएगी। सही दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप देखते हैं दोस्तों करंट डिवाइडर रूल और वोल्टेज डिवाइडर रूल और उनका एप्लीकेशन क्या है। पहले देखते हैं कि क्यों आवश्यकता है करंट डिवाइडर रूल की, क्या आवश्यकता है कि हम उसको पढ़ना पड़ता है। जैसे सपोज कर लीजिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखिए मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूँ ऐसे, ये हमारे पास 4 ओम का रेजिस्टेंस है और ये हमारे पास है 2 ओम का रेजिस्टेंस, सही है। इसको हमने क्या किया है कि इसको हमने 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया है, सही दोस्तों। तो यहाँ पे फाइंड करंट करना है, क्या करंट फाइंड करना है, फाइंड द करंट आई। देखिए आई को फाइंड करना है, समझ में आया, यहाँ पे करंट फाइंड करना है। तो दोस्तों जब करंट फाइंड करेंगे तो कहोगे सर जी बहुत सिंपल है, दोनों श्रेणी में है तो इसलिए R बराबर 4 + 2 = 6 ओम आ जाएगा। अब V बराबर वोल्टेज जो दिया 12 वोल्ट है, यानी ओम साहब कहते हैं कि I बराबर V/R होता है। तो दोस्त सर जी यहाँ पे I क्या होगा, V हो जाएगा आपका 12 और 6 हो जाएगा, 6 दूना के 12, 2 एम्पियर। सर जी ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये आएगी करंट 2 एम्पियर। कितनी आएगी, 2 एम्पियर। दोस्तों ये आपके पास आ गया 2 एम्पियर। यहाँ पे दोस्तों इजी तरीके से सॉल्व कर दिया, लेकिन दोस्तों इसी क्वेश्चन को ये अगर ऐसे दे देता, देखिए देखिए अगर दोस्तों अगर यहाँ पे पूछा जाए, इस क्वेश्चन में कहता फाइंड द करंट, फाइंड द करंट, जो धारा को फाइंड करना है इन 2 ओम रेजिस्टेंस। ध्यान दीजिए ये आपके पास क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कहा होता है कि फाइंड द करंट इन 2 ओम के रेजिस्टेंस में। तो दोस्तों जो टोटल करंट आई वही तो 2 ओम में जाएगी, क्योंकि करंट क्या होती है, सेम होती है। ये जो 2 एम्पियर की करंट आई है वही 4 ओम में भी जाएगी, 2 ओम में भी जाएगी, बिकॉज ऑफ सीरीज में, जो अभी मैंने बताया था कि जो सीरीज में करंट होती है समान होती है। तो समझ में आया दोस्तों, तो जो करंट होगी इसमें भी वही होगी और इसमें भी वही होगी। तो आप एक बात समझिए कि जो फाइंड द रेजिस्टेंस इन 2 ओम रेजिस्टेंस, तो 2 ओम के रेजिस्टेंस में भी करंट कितनी होगी, 2 एम्पियर। कितनी होगी, आंसर आप लिखोगे, आंसर हो जाएगा आपका कि 2 एम्पियर, सही है। लेकिन अब हमने क्या किया कि यहाँ पे इसी क्वेश्चन को पैरेलल बना दिया है, 4 है और 2 है, सही दोस्तों। दिस इज ए, दिस इज बी, ठीक है। चलिए इसको बैटरी से जोड़ देते हैं, और इस बैटरी कितने वोल्ट की बैटरी से जुड़ा था, ये 12 वोल्ट, सही दोस्तों। ये जुड़ा था 12 वोल्ट की बैटरी से। चलिए हमने इसको 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। तो अब एक बात समझिए कि जो टोटल करंट है वो कितनी आएगी, टोटल करंट नहीं, अब ये पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 ओम के प्रतिरोध में धारा का मान होगा। देखिए क्वेश्चन आपसे ये नहीं कह रहा कि टोटल करंट कितना होगा, टोटल पूछता तो सिंपल था, इन दोनों को पैरेलल करते, वोल्टेज दिया है, रेजिस्टेंस आ जाता। लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है कि भाई हमें बताइए कि 2 ओम के इसमें करंट कितनी फ्लो होगी। देखिए तो इसके लिए 2 प्रोसेस है, एक तो है कि आप टोटल करंट फाइंड करो, टोटल करंट फाइंड करने के बाद अब उसके बाद यहाँ से दोनों को डिवाइड कराओ। तो दोस्तों प्रोसेस बहुत ही लेंदी होने वाला, वो अच्छा नहीं है दोस्तों। हम बात करें यहाँ पे, अब आपको नीड पड़ेगी करंट डिवाइडर रूल की। यहाँ पे किसकी आवश्यकता पड़ रही है, करंट, क्योंकि यहाँ से देखिए करंट इसमें जाएगी I1 और इसमें जाएगी I2। तो दोस्तों पूछना वाला है कि 2 ओम के रेजिस्टेंस में कौन सी करंट है, I2। 2 ओम के करंट, 2 ओम के रेजिस्टेंस में I2 है। अब यहाँ पे देखते हैं कि कैसे I2 को फाइंड करते हैं। उसके लिए हमें पढ़ना है क्या, करंट डिवाइडर रूल। तो देखिए करंट डिवाइडर रूल, करंट डिवाइडर रूल क्या पढ़ना है दोस्तों में, करंट डिवाइडर रूल। तो दोस्तों करंट डिवाइडर रूल आपके लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, देखिए। तो देखिए दोस्तों अगर बात करें हमें आपको पढ़ना है करंट डिवाइडर रूल, तो देखिए
करंट डिवाइडर हमेशा एक बात रखिए, समांतर क्रम में प्रयोग किया जाता है। लिखिए करंट डिवाइडर रूल अप्लीकेबल फॉर, ऐसे लिख सकते हैं, अप्लीकेबल फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए जो करंट डिवाइडर रूल होता है किसके लिए एप्लीकेबल होता है, वो होता है दोस्तों पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। किसके होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, समांतर क्रम के लिए। सही दोस्तों, अब बात करते हैं ये जो करंट डिवाइडर रूल है वो लगता कैसे है। सही दोस्तों, देखिए आपके पास ये सर्किट है और इस सर्किट में R1 रेजिस्टेंस है और ये क्या है, R2 रेजिस्टेंस है, और इसको हमने V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा हुआ है। सही दोस्तों, हमारे पास क्या है, इसका फोटो अच्छा नहीं बन पाया, देखिए आप, ठीक है फोटो, हाँ ये R1 है, R2 है, और दोस्तों ये V वोल्ट की बैटरी है। ये टोटल करंट I मान लीजिए, I टोटल करंट फाइंड कर सकते हैं, तो इसमें जाएगी I1 और इसमें जाएगी दोस्तों I2। सही दोस्तों, बात करते हैं, देखिए देखिए फ्रेंड्स, इसको हम डायग्राम को फिर से यहाँ बना ले रहे हैं जिससे सही लगेगा आपके लिए। हमने बोला कि जो करंट डिवाइडर रूल है दोस्तों वो पैरेलल में लगाया जाता है, पैरेलल में। देखिए दिस इज R1, दिस इज R2, सही है। देखिए तो बात करते हैं कि इसको हमने V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा है, इसमें करंट I होगी, इसमें जाएगी I1 और इसमें जाएगी I2। इतनी बात समझ में आई। लेकिन हमें डायरेक्ट I1 फाइंड करना है कि R1 के प्रतिरोध में करंट कितनी फ्लो होगी। दोस्तों I1 अगर आपको फाइंड करना है, I1, तो ध्यान दीजिए टोटल करंट इनटू इसके लिए अपोजिट रेजिस्टेंस बटे दोनों का योग, दोनों रेजिस्टेंसों का योग, यह ध्यान रखना है। यानी ये क्या रहेगी, टोटल करंट, क्या रहेगी आपके लिए, टोटल करंट, और ये क्या रहेगा, अपोजिट रेजिस्टेंस। क्या लिखते हैं, अपोजिट रेजिस्टेंस। ये बातें ध्यान देना दो। ये होगी आपकी टोटल करंट, आई क्या होगी आपकी टोटल करंट, और ये क्या होगा हमारा अपोजिट रेजिस्टेंस। ये I1 निकल जाएगा डायरेक्ट दोस्तों। दूसरी बात करते हैं, I2 फाइंड करनी है, I2। तो देखिए I2 के लिए क्या होगा कि टोटल करंट इनटू, इसके लिए I2 के लिए R2 अपोजिट रेजिस्टेंस R1 बटे दोनों का योग। देखिए दोस्तों आपको समझ में आती है बात, समझिए। I2 निकालना है तो ये वाला रेजिस्टेंस लेंगे, अगर इसमें करंट निकालनी है तो ये वाला रेजिस्टेंस लेंगे, बस इतनी बात आपको समझनी है दोस्तों। ये बन गया हमारा करंट डिवाइडर रूल। अब बताइए इस वाले क्वेश्चन में आपको I2 पूछा था, चलिए I2 पूछा था, इस सर्किट में पूछा था, तो इस सर्किट के सबसे पहले टोटल करंट आपको चाहिए। तो टोटल करंट पहले फाइंड कैसे करेंगे, देखिए टोटल करंट फाइंड करने के लिए इनको सॉल्व करना पड़ेगा। 4 और 2 किसमें है, पैरेलल में है। लिखोगे चूंकि 4 ओम एंड 2 ओम इज पैरेलल, दोनों एक दूसरे के समांतर में हैं, तो टोटल R निकालेंगे तो 4 × 2 अपान 4 + 2। मैंने डायरेक्ट बताया था, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में, दोनों को गुणा करा के दोनों को जोड़ दो दोस्तों। 4 दूना के 8 हो जाएगा और 4 2 6 हो जाएगा। यानी सपोज कर लिया आपका 4/6, यानी इसको दोस्तों लिख सकते हैं 4/3। 8/6 को आप लिख सकते हैं 4/3। यानी दोस्तों आपका जो टोटल करंट आएगी वो करंट कितनी आएगी, देखिए I बराबर निकालेंगे तो V/R होता है। V आपके पास कितना है 12 वोल्ट अपान R हो जाएगा 4/3। 3 ऊपर चला जाएगा दोस्तों, 3 ऊपर जाएगा तो 12 × 3 अपान 4। 4 कितनी आई, 12, 3 3 के 9 एम्पियर। कितनी आ गई दोस्तों, 9 एम्पियर। समझ में आया। देखिए 3 ऊपर चला जाएगा, जब 3 ऊपर चला जाएगा तो दोस्तों नीचे 4 बचेगा, 4 3 बार कटेगा, 3 3 के 9, यहाँ 3 टाइम कटेगा दोस्तों। अब टोटल करंट की बात करें तो कितनी आई, 9 एम्पियर। कितनी है, 9 एम्पियर टोटल करंट। तो अब इसको I2 निकालना है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, I2 फाइंड करना है तो टोटल करंट यानी 9 एम्पियर इनटू इसमें निकालना है तो ये अपोजिट रेजिस्टेंस बटे दोनों का योग, 4 2 6। सही दोस्तों, I2 फाइंड करना, देखिए 4 और इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका, देखिए आप ऐसे कर लीजिए, 3 दूना के 2 3 के 6
और 3 तरीके 9, 4 3 के 12 और दोस्तों बटे 2 यानी कितने, ये 6 एम्पियर। कितनी आ जाएगी, 6 एम्पियर। तो दोस्तों ये I2 आपने फाइंड कर लिया, कितनी आई, 6 एम्पियर। अब दोस्तों इसी के लगे I1 अगर फाइंड करना हो तो दोस्तों I1 फाइंड करने के लिए वही बात है, टोटल करंट 9 इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस इस बार 2 लेंगे, बटे दोनों का योग कितना आ जाएगा, 6, क्योंकि देखिए 4 और 2 6, यानी 2 3 6। और दोस्तों आपका आ जाएगा, यहाँ पे कुछ गलती हो गया, देखते हैं क्या गलती हुआ दोस्तों। देखिए हमने क्या किया, I2 निकाला तो टोटल करंट इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस बटे दोनों का योग किया, 4 और 2 6 हो गया। सही दोस्तों, 6 हो गया तो हमने क्या किया, 6 एम्पियर सही आया है, कोई बात नहीं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये 3 दूना 6, 3 कट गया, 9/3 आएगा और इसको कट करेंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा आपका कितना, 3 3 9, 3 एम्पियर। कितना आ जाएगा, 3 एम्पियर। देखिए अब अगर बात करें टोटल करंट, तो टोटल करंट का फार्मूला होता है I1 प्लस I2, यानी क्या हमारा क्वेश्चन सही है, ये भी तो फाइंड करते हैं। देखिए टोटल करंट I1 हमने निकाला कितना, 3 और I2 निकाला 6, दोस्तों 6 3 9, कितना हो गया, 9 एम्पियर। तो देखिए हमने पहले भी तो फाइंड किया था कि टोटल करंट 9 एम्पियर अभी आया। तो दोस्तों करंट डिवाइडर के रूल के अनुसार अब किसी सर्किट में करंट का मान इजीली फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों ये आपके लिए अच्छा प्रोसेस है, ये इस करंट डिवाइडर रूल से। देखिए आपसे बहुत बड़े क्वेश्चन सुपर पोजीशन से नेटवर्क नहीं आने वाले हैं, लेकिन इस टाइप के छोटे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो दोस्तों इसीलिए इस चीज़ को आप समझिए, अगर नहीं समझ में आता कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके लिए हम और अच्छे से दोस्तों इसको समझाने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला टॉपिक देखते हैं, वोल्टेज डिवाइडर रूल। क्या देखेंगे, वोल्टेज डिवाइडर रूल। अगला टॉपिक देखते हैं दोस्तों, वोल्टेज डिवाइडर रूल। वोल्टेज डिवाइडर रूल सही दोस्तों। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल जो होता है अप्लीकेबल फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अप्लीकेबल कहाँ होगा, लिखेंगे आप वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लीकेबल फॉर किसके लिए है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, जो भी लिख लीजिए, ठीक है। यानी आपको इतना देखना है कि जो आपका वोल्टेज डिवाइडर रूल है श्रेणी क्रम में प्रयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है, श्रेणी क्रम में। अब क्यों किया जाता है, वोल्टेज को फाइंड करने के लिए अलग अलग रेजिस्टेंस के अक्रॉस। सही दोस्तों, तो सिंपल सी बात है, आप समझ लीजिए कि जैसे मेरा ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है और ये हमारा है 4 ओम का रेजिस्टेंस, और हमने उसी एग्जाम्पल को लिया है और हमने इसको 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया है। तो दोस्तों अगर मैं पूछूं कि यहाँ टोटल करंट कितनी आएगी, तो आप बताओगे सिंपल है सर जी, इन दोनों को जोड़ो, तो जोड़ोगे तो दोस्तों 4 + 2 यानी 6 आ जाएगा ओम। और दोस्तों आई निकालेंगे तो 12/6 कर देंगे, क्योंकि आई जो होती है दोस्तों फार्मूला क्या होता है आपके पास, V/R होता है। तो V आपका 12 है, ओम आपका 6 है, यानी 2 एम्पियर आ जाने वाली है। और ये दोस्तों 2 एम्पियर की करंट है, वो 2 ओम के रजिस्टेंस के क्रॉस भी 2 ओम के रजिस्टेंस में भी रहेगी 2 ओम 2 एम्पियर। अब बात करें 4 ओम के रेजिस्टेंस में पूछे तो भी 2 एम्पियर ही रहेगी, बिकॉज ऑफ दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशन में जो धारा होती है वो समान होती है, 4 ओम 2 ओम 6 ओम कुछ भी लिखा हो, सब श्रेणी क्रम में तो धारा का मान समान होगा, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंट रहता है। दोस्तों वोल्टेज अगर निकालना हो, ये कहेगा V1 और ये आपका है V2, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज अलग अलग होते हैं। तो आपको दोस्तों यहाँ पे V1 फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है, V2 फाइंड करना है। दोस्तों देखिए वोल्टेज डिवाइडर रूल कैसे लगाएंगे, उसके लिए आइए समझते हैं इसका सर्किट डायग्राम। देखिए वोल्टेज डिवाइडर रूल मैंने जैसा कि बताया आपको श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। तो ये आपके पास V वोल्ट की बैटरी सोर्स रहेगा, टोटल सोर्स, और आपके पास दोस्तों ये R1 सपोज कर लिए, R2 है। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया श्रेणी क्रम में अप्लीकेबल होता है लगाने के लिए। तो वोल्टेज अब इसके क्रॉस क्या है,
देखिए अगर बात करें तो R1 के क्रॉस V1 क्योंकि वोल्टेज अलग, R2 के क्रॉस V2। हमें क्या फाइंड करना है? V1 और फाइंड करना है V2। वोल्टेज डिवाइडर रूल कहता है कि जिस तरह वहाँ टोटल करंट करते थे यहाँ पे टोटल वोल्टेज करोगे। टोटल वोल्टेज, ध्यान दीजिएगा, टोटल वोल्टेज इनटू जिस वोल्टेज को चाहिए वही वाला रेजिस्टेंस बटे दोनों का योग। ध्यान दीजिएगा, करंट डिवाइडर रूल में अपोजिट रेजिस्टेंस लेते थे, लेकिन यहाँ पे क्या करना है कि करंट डिवाइडर रूल में आपको क्या करना है, सॉरी वोल्टेज डिवाइडर रूल में आपको क्या करना है कि जिस रेजिस्टेंस में वोल्टेज को फाइंड करना है क्रॉस, दोस्तों उसी रेजिस्टेंस को हम लेंगे। जबकि करंट डिवाइडर रूल में आप क्या करते थे? अपोजिट रेजिस्टेंस को लेते थे। अब V2 इसी तरह ज्ञात करना आपको V2। तो दोस्तों देखिए, टोटल वोल्टेज इनटू जिसके क्रॉस निकालना है वही वाला रेजिस्टेंस बटे दोनों का योग। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें ध्यान दीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप वहाँ पे जाके अपोजिट ले लें और आंसर आपका मैच ना करे, या फिर आंसर मैच करे तो गलत हो जाए। इस बात को ध्यान रखना है कि वोल्टेज डिवाइडर रूल में जिसके अक्रॉस लेते हैं वही रेजिस्टेंस लिखते हैं, करंट डिवाइडर रूल में हम अपोजिट रेजिस्टेंस को लिखते हैं। तो दोस्तों यहां से अब आप फाइंड कर सकते हैं V1। अगर आप फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, जैसा कि ये क्वेश्चन लिखा था, आपको V1 फाइंड करना है V1। तो दोस्तों V1 के लिए क्या होगा? टोटल वोल्टेज 12 वोल्ट इंटू जिसके अक्रॉस निकालना है, V1 के अक्रॉस निकालना है, तो V1 के लिए 2 इंटू 2 वही वाला रेजिस्टेंस बटे दोनों का योग, 4 2 6। तो 2 के 3 6 और 4 के 3 12, 4 ओम। सही दोस्तों। V2 अगर फाइंड करना है तो टोटल वोल्टेज, देखिए जैसा कि यहाँ फार्मूला में देख रहे हैं, टोटल वोल्टेज इंटू जिसके क्रॉस निकलना वही रेजिस्टेंस इंटू टोटल वोल्टेज आपका 12 हो जाएगा इंटू 4 ओम बटे दोनों का योग 6। तो देखिए 6 के दूना 12, 4 के दूनी 8 ओम, सॉरी ये हो जाएगा वोल्ट। क्या होगा दोस्तों? वोल्ट। देखिए तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं, यानी कि क्या कह सकते हैं कि जो आपके 2 ओम के क्रॉस कितना वोल्टेज होगा? 4 वोल्टेज ड्रॉप होगा। 4 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप होगा। और 4 ओम के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दोस्तों वो कितना होगा? 4 ओम के क्रॉस कितने वोल्टेज ड्रॉप होगा? 8 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो दोस्तों इस तरह से आप वोल्टेज डिवाइडर रूल का प्रयोग करके आप इसको फाइंड कर सकते हैं। या तो दूसरा प्रोसेस ये है कि करंट का मान आप ज्ञात करो और डायरेक्टली आप इसके क्रॉस और इसके क्रॉस ओम के जो नियम होता है उसके अकॉर्डिंग, जैसे आपके पास इसके क्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा होता है तो कैसे फाइंड है। दूसरा प्रोसेस क्या है कि आपको पता V बराबर फार्मूला IR होता है, और I आपको पता चल गया कि I है आपके पास टोटल कितनी आई थी? 2 एम्पियर गुड़े और टोटल रेजिस्टेंस है 2, 2 दूना के 4। तो इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमें रूल पढ़ना है वोल्टेज डिवाइडर। कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां पे ये प्रोसेस काम नहीं करेगा तो हमें वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाने पड़ेंगे। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। आई होप आपको ये वाला लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लेक्चर में हमने देखा था कि रेजिस्टेंस का जो संयोजन यानी सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। उसके बाद दोस्तों हमने कुछ सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से स्मॉल छोटे क्वेश्चन देखे। उसके बाद दोस्तों हमने आगे क्या देखा कि जो करंट डिवाइडर रूल है और वोल्टेज डिवाइडर रूल, इन चीज़ों को दोस्तों हमने क्या किया कि इस लेक्चर में कवर किया। आई होप आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। और अगर दोस्तों हमारा लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो इसको दोस्तों लाइक और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों हमने बोला बार बार आपको कमेंट करें दोस्तों, और अपना ख्याल रखें दोस्तों। एक बात और, आप मेहनत करें, क्योंकि जब तक आप लगन से पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक आपका सिलेक्शन इतना आसानी से होने वाला नहीं है। सिलेक्शन के लिए जिद करिए कि हमें चाहिए तो चाहिए, और दोस्तों उसके लिए पढ़िए। दोस्तों मेहनत हमें करना होता है, उसके बाद रिजल्ट, अगर हम मेहनत लगन से करते हैं तो रिजल्ट भी हमारे फेवर में ही आता है। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।